हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम के साइंस एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर की, जो कि जनवरी में हुआ था। उसके साइंस के 30 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें पेडागोजी भी होगा और कंटेंट भी होगा। ठीक है, तो अगर आप पेपर 2 में साइंस के एस्पिरेंट हो तो सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान से पूरा सेशन आपको देखना है। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चंस को कवर करेंगे और समझेंगे। इससे पहले सीटेट की प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो आपको सीडीपी, ईवीएस, मैथ, पेडागोजी, हिंदी वगैरह इन सब के भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो वो प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। या एक पैराग्राफ आपको दिया है और उस विकल्प का चयन करना है जो इसमें फिलिंग द ब्लैंक में सही फिट होता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसके सही उत्तर की। तो इस क्वेश्चन का जो सही पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पैराग्राफ या पैसेज में क्या दिया है। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपमान भाग होते हैं। एक्स में ध्वनि तानित तारों द्वारा उत्पन्न होती है, वाई में तानित झिल्ली है जो कंपन करती है, और जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपमान भाग वायु स्तंभ होता है। यानी कि अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, वाद्य यंत्रों की, तो अलग अलग भाग से ध्वनि, हर इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग भाग से कंपन होता है, ये कहा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 61 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपका, मार्क कर लीजिए, ऑप्शन नंबर थर्ड। 61 का ऑप्शन नंबर इसका जो आपका थर्ड सही होगा। ठीक है, 61 का थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। यानी कि ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है और भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों में विशिष्ट कंपमान भाग अलग अलग होते हैं। अगर हम गिटार की बात करें तो उसमें जो तने हुए तार होते हैं उनके द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, तो बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? गिटार, क्योंकि गिटार में तार होते हैं, वो तने हुए होते हैं, उनके द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। वाई की जगह आएगा तबला। तबले में एक झिल्ली होती है जो कंपन उत्पन्न करती है। फिर शहनाई, शहनाई में वायु स्तंभ होते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा आपकी ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो अच्छा सवाल था, और अगर ध्यान से हम पढ़ते तो ऑप्शन आराम से मार्क हो सकते हैं। अगले पर आते हैं। इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके सामने है। 62, निम्नलिखित में से पादप यानी कि पौधे सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय की पहचान करनी है आपको। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है सेट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इनमें से कौन सा सेट है? तो 62 का आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 62 का फोर्थ ऑप्शन, यानी कि जिंक, लौह और मैंगनीज। ठीक है, जिंक, आयरन और मैंगनीज जो है ये आपके पादप सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय हैं, यानी कि ये सेट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। क्या? जिंक, आयरन और मैग्नीज। याद रखना, 62 का फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पर आपको असर्शन और रीज़न से सवाल दिया है। असर्शन क्या है देख लेते हैं। रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। और इसका तर्क क्या दिया है, रीज़न क्या दिया है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती है, यानी कि घूमती है। ठीक, तो 63 का पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। ए आर दोनों सही हैं और कारण भी सही दिया है, क्योंकि जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में। ये भी याद रखना, पृथ्वी किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में। इसी कारण से रात में आकाश में जो हमें तारे दिखाई देते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन से कथन लोहे में जंग लगने के संबंध में सही हैं? 4 स्टेटमेंट आपको बतानी है। विच इज़ ट्रू अबाउट दी रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जो जंग लग जाता है। तो 64 का फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही जवाब है। ए, बी और सी सही है इसमें। ठीक है, ए भी सही है, बी भी और सी भी। तो देख लेते हैं। ए कहता है यह लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है। कौन? रस्टिंग, यानी कि जो जंग लगता है। ये लोहा आयरन और ऑक्सीजन के बीच एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू को इन्वॉल्व करता है।
ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये सामान्य ताप पर हो सकता है। इट कैन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। तीनों स्टेटमेंट याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, आयरन और ऑक्सीजन के बीच केमिकल रिएक्शन होती है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है और ये रूम टेम्परेचर पर हो सकती है। लोहे पे जंग लगने का जो प्रोसेस होता है उसकी बात यहाँ पर चल रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 65 पर। यहाँ पर मैचिंग का आपका सवाल है, तो 65 का आपका हो जाएगा पहला उत्तर बिल्कुल सही। तो देख लेते हैं कौन सा किससे मैच हो जाएगा। तो ए का आपका हो जाएगा 4th, ठीक। बी का आपका हो जाएगा 6th, सी का आपका है 3rd, करेक्ट। डी का है 5th और आपका ई का है 1st और एफ का है आपका 2nd। बुझा चूना, बुझे चूने को यहाँ पर आप केमिकल नेम सीख जाओगे। 6 ऑप्शंस आपको दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको नोट भी आप कर लेना। बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सादा नमक सोडियम क्लोराइड NaCl, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड और आपका बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इनके केमिकल नेम पूछ भी लिए जाते हैं, इनको ज़रूर आप नोट कर लेना। एक बार और बता देती हूँ, देखिए बुझा चूना आपका क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल नमक आपका सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। चूना पत्थर आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा जो है आपका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड और बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, भी बहुत अच्छा सवाल था, इसको आप ज़रूर नोट कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका 66 आ जाता है। यहाँ पर आपको सही स्टेटमेंट को पहचानना है। पहला स्टेटमेंट है, तथ्य एक अवलोकन है। तथ्य यानी कि जो फैक्ट्स होते हैं वो एक ऑब्जर्वेशन है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है। फैक्ट्स क्या होते हैं, एक ऑब्जर्वेशन जिसे बार बार सही माना जाता है। और नियम एक सिद्धांत होता है जिसे समय समय पर सही पाया गया है। तो क्या इसमें से सही होगा, 66 का आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केवल एक नियम जो लॉ होते हैं वो एक थ्योरी होते हैं, ये बात इसमें जो ये वाला बी स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। पहला ही स्टेटमेंट केवल इसका सही होगा, 66 का फर्स्ट ऑप्शन। तथ्य एक अवलोकन होते हैं जिसे समय समय पर बारंबार सही पाया गया है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़े अब अगले क्वेश्चन पर। अगला आपका है 67। निम्नलिखित लेख को पढ़ना है आपको और फिर इन तीनों कथनों के बारे में बताना है। क्या स्टेटमेंट है, जब ऋणात्मक रूप से आवेशित रॉड को अनआवेशित विद्युतदर्शी के निकट लाते हैं, यानी कि व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। जब आप एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को किसके पास लाते हो, एक अनचार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाते हो, तो इनमें से क्या होगा। 3 ऑप्शन आपको दिए हैं, ठीक है। सवाल है आपका 67 का सही आंसर देख लेते हैं, उसी को पढ़ेंगे फिर हम। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। 67 का आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ए अवलोकन है, बी और सी अनुमान है, ठीक है। ए इसका अवलोकन हो जाएगा और बी और सी अनुमान हो जाएगा। तो ए क्या है, विद्युतदर्शी पत्तियाँ एक दूसरे से और दूर हो जाएंगी। ये ऑब्जर्वेशन के बाद पता चलेगा, अवलोकन के बाद, कि जो विद्युतदर्शी पत्तियाँ हैं एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, अलग हो जाएंगी। और अनुमान क्या है, बी और सी, दोनों विद्युतदर्शी पत्तियाँ समान आवेश अर्जित कर सकती हैं, ये अनुमान है। और ऋणात्मक आवेशों को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है, जिसके कारण इसकी पत्तियाँ एक दूसरे से और दूर चली जाती हैं, ऐसा हो सकता है। तो बी और सी तो हो सकते हैं, अनुमान है। और जो फर्स्ट है ए वाला, वो क्या है आपका ऑब्जर्वेशन के थ्रू पाया गया, यानी कि अवलोकन है। इंग्लिश में भी इसको देख लो। सो व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मोर फर्दर अपार्ट, अलग अलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और इन्फरेंसेस क्या निकलते हैं इसके, अनुमान, बोथ इलेक्ट्रोस्कोप लीव एक्वायर सिमिलर चार्ज एंड द नेगेटिव चार्जेस पास ऑन टू द
इलेक्ट्रोस्कोप कॉजिंग इट्स लीव्स टू मूव फर्दर अपार्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 68 पर। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं? विच गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा होगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डी और ई, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड आपका। तो अगर हम रिस्पॉन्सिबल गैसेस की बात करें एसिड रेन के लिए, तो एक सल्फर डाइऑक्साइड आपके सामने आती है और एक नाइट्रिक ऑक्साइड आपके सामने आती है। डी और ई ध्यान से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, चाहे नोट कर लेना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 69। कौन सा परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशक नहीं है? विच इज़ नॉट द इंडिकेटिव ऑफ हाइपोथेसिसिंग स्किल। जो हाइपोथेसिसिंग स्किल होता है, ठीक है, उसका इंडिकेटिव कौन सा नहीं है, ये पूछा है, हाइपोथेसिस करने का स्किल। तो 69 का आपका थर्ड ऑप्शन होगा करेक्ट। ये जो है सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना, ये परिकल्पना हाइपोथेसिस करने का स्किल का इंडिकेशन नहीं है कि सूचना एकत्र करने के लिए आप अपने सेंसेस का यूज़ कर रहे हैं। बाकी तीनों हो सकते हैं। पहला है खोजबीन तक ले जाने वाले प्रश्न बनाना, दूसरा है कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकन या संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करना, और चौथा है किसी प्रयोग के लिए चरों की पहचान करना, वेरिएबल्स की। ये तीनों सही हैं, लेकिन इसमें नहीं पूछा था कौन सा नहीं हो सकता हाइपोथेसिस स्किल का इंडिकेशन, तो वो ऑप्शन नंबर थर्ड था। अब मैं बढ़ती हूँ अगले क्वेश्चन पर। अगर आपको किसी क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है तो वीडियो का पॉज कर सकते हैं, ठीक। अगला सवाल है 70। निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान आपको करनी है। पहला है सामान्यतः अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, जनरली नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद वाटर। और दूसरा है जनरली नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद एसिड्स। तो क्या दोनों सही है या कोई एक सही है, दोनों गलत है, ये आपको बताना है। तो 70 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और पूछा क्या था सही, तो ए और बी दोनों सही हैं। नॉर्मली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर और एसिड्स दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करते, जनरली ऐसा होता है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल था। अगले पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 71। एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया, वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के बाद फेंकने वाले के पास वापस आ गई, ठीक है। तो गेंद की ऊपरमुखी और अधोमुखी गति के समय कौन सी राशियां समान मान है, ठीक है। जब ऊपर गई बॉल और जब नीचे आई तो दोनों टाइम पर कौन सी ऐसी आपकी वैल्यूज़ होंगी जो सेम होंगी, जिनकी वैल्यू ऊपर जाने पर भी और नीचे आने पर भी, ठीक है, सेम रहेंगी। अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन में कौन सी क्वांटिटी, सीधा सीधा ये सवाल है। तो 71 का आपका हो जाएगा पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों, पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों यहाँ पर करेक्ट होंगे। त्वरण और गुरुत्व का बल, ठीक है, गुरुत्व का बल यानी कि जी, त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन ए, ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर है 72। एक पिंड का रैखिक संवेग दिया है p और द्रव्यमान दिया है m, गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी कि आपको लीनियर मोमेंटम गिवन है, लीनियर मोमेंटम गिवन है p, मास गिवन है m और काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका हो जाता है स्मॉल k है, ठीक है, दिस इज स्मॉल k। तो फॉर्मूला आपका स्मॉल k इज इक्वल टू हो जाता है p²/2m। 72 का आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ये रिलेशन होता है ना, ये रिलेशंस होते हैं क्वांटिटी के बीच। यहाँ पर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लिया। ऐसा हो सकता है कि इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, पी की वैल्यू दे दे, एम की दे दे और काइनेटिक एनर्जी पूछ ले, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, नोट कर लो इसको, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला सवाल 73। उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन की अवधारणा से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए कौन सी अति उपयुक्त बच्चों को केमिकल रिएक्शन के बारे में बताना है, ठीक है, अपर प्राइमरी लेवल पर, तो कौन सा तरीका सबसे बेस्ट होगा, ये आपसे पूछा है। तो 73 का फोर्थ ऑप्शन देखिएगा, वो सही होगा। उन रासायनिक अभिक्रियाओं पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा है। बच्चों ने पहली चीज़ जो पहले से जिन चीज़ों को ऑब्जर्व किया हुआ है उन्हीं
को बेस बनाकर आप उनको केमिकल रिएक्शंस को समझाओ, डिस्कशन करो, तो वो ज़्यादा बेटर तरीका होगा। बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से उन जंतुओं का सेट कौन सा है जो सभी बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, वो एनिमल कौन से हैं। अच्छा सवाल है बायो से, ये भी 74। तो इसका 74 का आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेंढक, मछली और स्टारफिश ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, बाह्य निषेचन करते हैं। ध्यान रखना, मेंढक, मछली और आपका स्टारफिश ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। याद रखना, मेंढक, मछली और स्टारफिश। अगला सवाल, अगला सवाल है, ये मैचिंग का सवाल है आपका। यहाँ पर आपको दी गई प्रश्न सामग्री विचार करना है और इनको मैच करना है, ये उचित सिद्ध करने के लिए कि सामग्री जैसे तैसे बना दी गई है, इसका निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। 75 का आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट। कॉलम ए और बी में असमान प्रविष्टियां हैं, अनइक्वल एंट्रीज इन कॉलम ए एंड बी। ठीक है, इसका मतलब ये जो मैचिंग है, ये जो सामग्री आपको दी गई है इसको आपको मैच करना है। उसके बाद यह उचित सिद्ध करने के लिए कि सामग्री जैसे तैसे बना दी गई है, कौन सा कारण नहीं दिया जा सकता। अब बल की का यहाँ पर लौह का चिन्ह दिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र दिया है, ठीक है, HCl, कार्य की इकाई जूल हो गई, चांदी का Ag हो गया, बैटरी का चिन्ह हो गया। ठीक है, तो बल का आपका हो गया न्यूटन, लौह का हो गया Fe, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl हो गया आपका, कार्य की इकाई होगी आपकी जूल। तो देखो कुछ एंट्रीज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है आपका ए और बी में असमान प्रविष्टियाँ हैं, क्योंकि बल का न्यूटन हो गया, Fe हो गया, कैलोरी किसका दोगे आप, कैलोरी के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7 कैलोरी के लिए कोई मैच यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसको आप बाकी सब के लिए मैंने आपको बता दिया। बल की इकाई आपकी क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगा। लौह का चिन्ह आयरन को Fe से डिनोट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया, कार्य का मात्रक हो गया जूल, चांदी का हो गया Ag से डिनोट करते हैं, बैटरी का चिन्ह हो गया ये। तो कैलोरी के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर। इसका सही उत्तर होगा कॉलम ए और बी में असमान प्रविष्टियाँ है। क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं। असर्शन रीजन से सवाल है। कथन क्या दिया है, असर्शन क्या दिया है, सूखी हुई किशमिश को जब कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया गया तो वो परासरण के कारण फूल जाती हैं। ड्राइड रेजन्स व्हेन लेफ्ट इन प्लेन वाटर फॉर सम टाइम स्वेल ड्यू टू ऑस्मोसिस। परासरण यानी कि ऑस्मोसिस के कारण वो किशमिश फूल जाती हैं। अब इसका कारण क्या दिया है, पादप कोशिकाओं में वर्णात्मक रूप से पारगम्य कोशिका झिल्ली होती है, इसलिए। तो क्या सही है और क्या गलत है, 76 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। दोनों सही है और कारण भी सही है। पानी में जब किशमिश को भिगो के रखते हैं तो ड्यू टू ऑस्मोसिस, ड्यू टू परासरण वो फूल जाती है। वो क्यों, क्योंकि पादप कोशिकाओं में वर्णात्मक रूप से पारगम्य कोशिका झिल्ली होती है, जिसके कारण वो फूल जाती है। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में आराम से इसको पढ़ लेना। ठीक है, प्लांट सेल्स हैव अ सेलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन, इस कारण से वो फूल जाती है। अगला सवाल 77, उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग डेफिशिएंसी डिजीज़ विषय को प्रस्तुत करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा। आपको पर प्राइमरी लेवल पर डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में टॉपिक को शुरू करना है, समझाना है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो 77 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं उनसे संबंधित डॉक्टर के प्रदेशन की व्यवस्था करके उस पर चर्चा करना। अरेंज फॉर अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन परटेनिंग, ठीक है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को मतलब आधार मानकर डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में एक डिस्कशन क्रिएट करना, बच्चों को समझाने का, इंट्रोड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका होगा अबाउट डेफिशिएंसी डिजीज़। पढ़ते हैं अगले सवाल 78 पर। 78 आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, इसकी व्याख्या करता है। साइंस प्रमोट्स स्पेक्टिज्म
स्केप्टिज्म, ठीक है, साइंस संदेह को बढ़ावा देता है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इस बात को बताता है? तो 78 का फर्स्ट हो जाएगा, विषयनिष्ठ आनुभाविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता को आंकते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट जज द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम, वैलिडिटी किसी भी जब आप कोई क्लेम किया जाता है साइंटिस्ट उसको जज करते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल एविडेंसेस के बेस पर। तो ये संदेहवाद को बढ़ावा स्टेटमेंट देता है, इसकी व्याख्या करता है। अगले सवाल पर आते हैं, और अगला सवाल है आपका, क्षैतिज कोई मेज है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेबल है, उस पर पड़ा एक डब्बे का द्रव्यमान 500 ग्राम है, उस पर लगने वाला बल के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो अगर किसी हॉरिजॉन्टल टेबल पर 500 ग्राम का कोई बॉक्स है जिसका मास कितना है 500 ग्राम, तो उस पे जो फोर्स होगा उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो 79 का थर्ड आपका करेक्ट होगा, संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य करेगा, ठीक है। एन अनबैलेंस अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्सेस एक्ट ऑन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल टेबल है उस पर जो जितने भी मास का कोई बॉक्स रखा हुआ है तो उस पर एक पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स एक्ट करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। अगला है, एक्स एक यंत्र है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और यह वाई के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये एक्स और वाई क्या है? तो 80 का आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। परिदर्शी यानी कि टेलीस्कोप एक यंत्र है जिसका यूज़ कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए करते हैं और ये परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। दिस इज़ बेस्ड ऑन टेलीस्कोप नहीं, इसको बोलते हैं पेरिस्कोप। 80 का थर्ड हमें ऑप्शन देखना है, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का यूज़ हम करते हैं कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए, और ये रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। किस पर? रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। बढ़िया, अब अगले क्वेश्चन पर 81। चलिए, एक्स और वाई गाढ़े काले द्रव है, लिक्विड है, जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जा सकता है। एक्स पेट्रोलियम से व्युत्पन्न है और वाई कोयले से। तो एक्स और वाई क्या हो सकते हैं? तो एक्स और वाई क्या होंगे? बिटुमेन और कोलतार। जो बिटुमिन है वो पेट्रोलियम से उत्पन्न है, याद रखो, बिटुमिन पेट्रोलियम से उत्पन्न होता है और कोलतार कोयले से। सिंपल सी बात है, याद रखना, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आते हैं 82 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को कार्यान्वित करने के संबंध में ज़रूरी नहीं है, वांछनीय नहीं है कि ज़रूरी नहीं है? किसके लिए? क्लासरूम डेमोस्ट्रेशन के लिए इनमें से क्या ज़रूरी नहीं है? तो 82 का 2 ऑप्शन पढ़िएगा, सेकंड, समय पूर्व ही उन अनुबंधों पर बल देना जिनका निर्माण करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। समय से पहले ही अगर आप उन रिलेशंस के बारे में बताते हो जिन जो बच्चे के लिए तो समय पहले नहीं, उसी समय पर ठीक रहता है, तो समय से पहले बताना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा कक्षा में कार्यान्वित करने से पूर्व प्रदर्शन का अभ्यास, प्रदर्शन को व्याख्या से संपूरक करना, परिचर्चा के साथ प्रदर्शन का अनुगमन करना, ये बातें ठीक है, लेकिन समय से पहले किसी बताने वाली चीज़ को समय पर ही बताना ज़रूरी है, समय से पहले की आवश्यकता नहीं है। बढ़े अगले क्वेश्चन 83 पर। 83 आपसे कहता है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो 83 का पहला ही स्टेटमेंट सही होगा केवल। खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर रिचर इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स एट कंपेयर टू मैन्योर। खाद की अपेक्षा, खाद की कंपैरिजन में जो उर्वरक हैं वो पोषक अगर उनमें हम देखते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो ज़्यादा समृद्ध होते हैं। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको मैचिंग का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 84। तो 84 का देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया है, ए में पादप दिए हैं और उनका अलैंगिक जनन की विधि दी है, ठीक है, किस तरह फर्टिलाइजेशन करते हैं वो विधि उनकी दी है, तो वो मैच करना है। तो फर्स्ट का हो जाएगा फिफ्थ, गुलाब का आपका हो जाएगा कायिक प्रवर्धन। गुलाब कैसे पनपते हैं या कैसे जनन करते हैं? कायिक प्रवर्धन के द्वारा। फिर जो यीस्ट होता है वो मुकुलन के द्वारा। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेना, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। गुलाब का कायिक प्रवर्धन हो गया, यीस्ट यानी कि खमीर का हो गया मुकुलन के द्वारा। फर्न का हो गया बीजाणु रचना, फर्न का हो गया बीजाणु रचना। और स्पाइरोगाइरा
स्पाइरोगायरा का आपका हो जाएगा खंडन। तो ये इसका हो जाएगा मैचिंग। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। पहला ऑप्शन करेक्ट है, गुलाब कायिक प्रवर्धन, यीस्ट मुकुलन, फर्न का बीजाणु रचना और स्पाइरोगायरा का खंडन। ठीक है, इंग्लिश में भी एक बार देख लो, पहला ऑप्शन सही है और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा पढ़ लेना या नोट कर लेना। ठीक है, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 85, निम्नलिखित में से कौन से पादप रोग जीवाणु द्वारा होते हैं? तो बड़ा अच्छा सवाल है। प्लांट डिजीज जो कि बैक्टीरिया के कारण होती है। 85 का सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, केवल बी, सिट्रस टैंकर। तो जो एक प्लांट डिजीज है सिट्रस टैंकर, ये बैक्टीरिया के कारण होती है। सिट्रस टैंकर जो बीमारी है प्लांट्स में, ये बैक्टीरिया के कारण होती है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, न्यूमेरिकल है। ठीक, यहाँ पर देखो फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, थोड़ा ध्यान से इसको समझना। आपको अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के बीच का अंतर आपसे पूछा है। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस, जो कि कैसे मिलती है? 1/3 ओम के 3 रेजिस्टेंस को जोड़ने के बाद। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सा तरीका है कि अगर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालनी है तो क्या करते हैं, और मिनिमम रेजिस्टेंस निकालनी है तो क्या करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालने के लिए तो आपको सीरीज़ में रेजिस्टेंस को जोड़ना है, श्रृंखला में। जैसे यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस दिया है? 1/3, और इसको 3 प्रतिरोध हैं इसी क्वांटिटी के, तो यानी कि इसको 3 बार ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/3 को 3 बार आप ऐड करोगे मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए, आपको इसे सीरीज़ में जोड़ना है। यानी कि सीरीज़ का मतलब जैसा है ना ये, इसी को जोड़ दो, और क्योंकि 3 है तो 3 बार जोड़ दिया, तो ये आ जाएगा 1। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना आ गया? 1। अब मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए क्या करते हैं? न्यूनतम प्रतिरोध के लिए इसको हम जोड़ते हैं पैरेलल, समानांतर में। समानांतर में कैसे जोड़ेंगे? 1/1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1/1/3, जिसको हम कैसे क्या लिखते हैं? फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे करके। तो जब इसको आप ऐड करोगे ना तो ये आएगा आपका 1/9। सॉरी, इसको जब आप ऐड करोगे तो आपका आएगा 9। ये क्योंकि ऐसा होता है आपका, इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेती हूँ। ठीक है, तो जब आपने इसको ऐड किया, ठीक, तो ये आ गया आपका 9। अब चूंकि ये जो मिनिमम वाला होता है, ये फॉर्मूला होता है 1/R के इक्वल। ठीक है, तो 1/R आपका कितना आ गया यहाँ पर? 9, तो R आ जाएगा 1/9। ये आ गया मिनिमम, और मैक्सिमम कितना आया था? 1। तो मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर निकालना है, तो 1 माइनस 1/9 कर दोगे तो ये आ जाएगा 8/9 ओम, आपका आंसर। जब भी आप मैक्सिमम निकालोगे तो सीरीज़ में जोड़ोगे। सीरीज़ का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपको क्या देगा? मैक्सिमम रेजिस्टेंस। और मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए 1/R करके हम निकालते हैं समानांतर में। तो समानांतर का फॉर्मूला होता है 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से मैक्सिमम की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से मिनिमम की, इनका डिफरेंस निकाल लोगे। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। ठीक है, आगे बढ़े 87 पर। एक शिक्षिका अपने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को शरीर में गति, बॉडी मूवमेंट्स का पाठ पढ़ा रही है और निम्नलिखित प्रतिबिंब दिखाती है। जल यात्रा करती नाव, तैरती मछली और उड़ता हवाई जहाज। नाव, तैरती हुई मछली और उड़ता हुआ एरोप्लेन। वह तत्पश्चात विद्यार्थियों को प्रतिबिंबों की आकृति और गति के प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए कहती है। उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा इनमें से किन को संभावित रूप से नियोजित किया जाएगा। ठीक है, तो क्या तरीका बच्चे जो है यूज़ करेंगे अपना उत्तर देने के लिए, ये आपसे पूछा है। 87 का आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक तो वो ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन, और वो लगाएंगे आगमनात्मक तर्कशीलता यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग। तो ऑब्जर्व करेंगे और इंडक्टिव रीजनिंग का यूज़ करेंगे इसको उत्तर देने के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 88 आपका कहता है कि कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सभी में बीज प्रकीर्णन ने पादपों को लाभ पहुंचाया है, सिवाय किसके?
ये सभी जो बीज प्रकीर्णन है ये पौधों को लाभ पहुंचाते हैं। इन चारों में से 3, और कौन सा एक है जो लाभ नहीं पहुंचाता? तो फर्स्ट, यानी कि अति संकुलता, ओवर क्राउडिंग। ठीक है, ओवर क्राउडिंग डजंट हेल्प प्लांट्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल 89, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे कौन सा सबसे उपयुक्त कारण रहा? ठीक है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की बात चल रही है, तो ये कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की व्याख्या करता है, इसलिए इट एक्सप्लेन्स लार्जर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय मेकिंग फ्यू, कम अजम्पशंस कम है, ऑब्जर्वेशंस को ज़्यादा एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस देता है, इसीलिए सबसे ये उत्कृष्ट सिद्धांत माना जाता है। और अगर लास्ट सवाल हमारा है आज का, स्टेटमेंट पढ़िए और सही ऑप्शन सेलेक्ट करिए। पहला स्टेटमेंट है रेयॉन एक संश्लिष्ट तंतु है, रेयॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर। और दूसरा है रेयॉन को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बनाया जाता है, रेयॉन इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। तो 90 का जो 2 है वो सही ऑप्शन है, 90 का सेकंड ऑप्शन सही है। रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर है, बिल्कुल सही, लेकिन ये दूसरा गलत है। रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन साइंस के हो जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, और जहाँ क्लैरिटी नहीं है, कुछ आपको कन्फ्यूज़न है, वीडियो को पॉज करके आराम से आप देख लेना। पहली जो वीडियोज़ हैं वो भी मैंने प्रीवियस ईयर की कराई हैं, आपको सीटेड प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और भी मेरी कोशिश है एग्ज़ाम तक आपको PYQ की मैं प्रैक्टिस कराती हूँ। उसके अलावा किसी स्पेशल सब्जेक्ट का बोल कि CDP के ही PYQ कराइए आप, या EVS के कराइए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आप कोशिश करूँगी उसको लेकर आऊँ। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, और एक दिन हमारी DSSB की क्लास चलती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट हम करते हैं, और एक दिन सीटेट की। ठीक है, तो अगर आप उसकी भी तैयारी करना है तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आगे की वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, ज़्यादा एग्ज़ाम में अब आपके टाइम नहीं बचा है, अच्छे से तैयारी करिए। मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।